हेलो फ्रेंड्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 11 तक का डिस्कशन किया है। अभी हम पार्ट 12 का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 264 से 267, इस चैप्टर 1 जिसका टाइटल है फाइनेंस, इसका आर्टिकल 264 से 291 में हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर 1 को। इस चैप्टर 1 की छोटी छोटी सब टाइटल्स या सब हेडिंग्स हैं। पहला जनरल यानी साधारण 264 से 267 में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। उसके बाद में सेकंड हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। इसमें 268 से 281 में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इसी चैप्टर 1 का पार्ट 12 चैप्टर 1 जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसके मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं 282 से 291 में। 282 में प्रोविजन किया गया है, 282 में एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और द स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू, संघ या राज्यों के द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, इसके बारे में बताया गया कि द यूनियन और द स्टेट में मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament and the legislature of state as the case may be may make laws। संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वो प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथास्थिति संसद या राज्य का विधानमंडल विधि बनाए। कहने का मतलब है इसमें पार्लियामेंट किसी ग्रांट को इश्यू करने के लिए उसको पावर है कि बिना जो पार्लियामेंट जिस पे लॉ बना सकती है उनके अलावा भी कोई ग्रांट दिया जाना है तो पार्लियामेंट दे सकती है। 283 इसमें दे रखा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड अंडर आर्टिकल 266 267 है, इनकी कस्टडी किसके पास में रहेगी। तो जनरली पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अनुसार इनको खर्चा किया जाएगा, लेकिन जहां पर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया तो राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इनका खर्च किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इसका क्लोज 1 है 283 का, और इसका क्लोज 2 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, इनके एक्सपेंडिचर की बात करता है। 283 में है कस्टडी एटसेट्रा ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड मनी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट्स, संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, ये 283। 284 है कस्टडी ऑफ सूटर्स, डिपॉजिट्स एंड अदर मनीज रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट्स, लोक सेवकों और न्यायालयों के द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। कोई डिस्प्यूट हो गया किसी बात को लेके तो पब्लिक सर्वेंट ने जो राशि जब्त की है, जैसे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले या ईडी वाले, सीबीआई वाले, ये जब छापा मारते हैं कोई पैसा बड़ी मात्रा में जब्त होता है, बरामद होता है, तो उसको रखने का उस लोक प्राधिकारी को अधिकार है। या कोई प्रॉपर्टी को लेकर के ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जो कोर्ट में चल रहा है, तो वो कोर्ट के जो मालखाना होता है उसमें भी रखी जाती है, जिले की डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी में रखी जाती है जो ट्रेजरर के पोजीशन में होती है। तो ऐसे अमाउंट की कस्टडी क्या होगी, किनके पास होगी, उसके बारे में 284 में प्रोविजन किया गया है। इसमें ए और बी दो क्लॉजेस दिए हुए हैं, इनको देखिए। ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद ए एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और द स्टेट इन दिस कैपेसिटी एज सच अदर देन रेवेन्यू और पब्लिक मनीज रेज्ड और रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एज द केस में बी, यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार के द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न है और संघ या राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उस हैसियत में, यानी वो जो रेवेन्यू का पैसा आता है या लोक धनराशियां, उनके अलावा जो पैसा, जैसे मैंने कहा ना किसी ईडी ने, सीबीआई ने, इन्होंने कोई छापा मारा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी धनराशि प्राप्त हुई, अब उसका क्या करना, उसकी कस्टडी का, तो ये उसके बारे में प्रोविजन करता है। और बी में है एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द क्रेडिट ऑफ एनी कॉज मैटर अकाउंट और पर्सन शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट
एज द केस में भी, किसी वाद या विषय लेखे या व्यक्तियों के नाम से जमा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को प्राप्त होती है, जिसके पास निक्षिप्त की जाती है, यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य लोक लेखे में जमा की जाएगी। यानी ऐसी कोई राशि जो विवाद चल रहा है, और न्यायालय में भी एक माल खाना होता है। आप जब जज बनेंगे और जाएंगे देखेंगे तो ऐसा कोई डिस्प्यूट किसी का है, जो सोना चांदी ऐसे मूल्यवान वस्तुएं हैं, धातु हैं, इनको उस माल खाने में रखा जाता है। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि भारत का जो जनरल अकाउंट है या राज्य का, यानी लोक लेखे, भारत के लोक लेखे या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट में इस तरह का अमाउंट रखा जाएगा। ये आर्टिकल 284 में प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 285। आर्टिकल 285 में प्रोविजन किया गया है एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, यानी जो भी यूनियन की प्रॉपर्टी स्टेट में है उस पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा। ऐसा साइमल्टेनियसली, यानी इसका वाइस वर्सा प्रोविजन भी आगे है। यानी जो प्रॉपर्टी केंद्र की है और राज्य में स्थित है, तो केंद्र की प्रॉपर्टी कोई सारी की सारी केंद्र के पास ही थोड़ी रहेगी, किसी ना किसी स्टेट में होगी। जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज, ये जितने भी कम्युनिकेशन के, यानी यूनियन लिस्ट का जितने सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आर्मी एरियाज, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उस पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा, और स्टेट की प्रॉपर्टी पे यूनियन टैक्स नहीं लगाएगा। ये आगे इसमें प्रोविजन किया गया है। तो ये इसमें एग्जम्पशन दिया गया है। 286 नेक्स्ट आर्टिकल है रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स। माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में, यानी जो भी गुड्स हैं उन पे टैक्स लगाने के बारे में है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बाहर कोई माल जाता है, गुड्स जाते हैं, उन पे टैक्स की बात यहां की गई है। पहले हमारे देश में अलग अलग तरह के टैक्स के प्रोविजन थे, अब जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसको लगाया गया। पहले सेल टैक्स, स्टेट टैक्स, ऐसे अलग अलग जो टैक्सेस थे। तो यहां पर 286 में है कि राज्य की कोई विधि माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय विक्रय उस राज्य के बाहर या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है, वहां कोई कर अधिरोपण नहीं करेगी, अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी। और क्लोज 2 में संसद यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय या वर्णित रीतियों से किसी रीति से कब होता है, विधि के द्वारा सिद्धांत बना सकेगी। यानी पार्लियामेंट इसके बारे में लॉ बनाएगी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो उसके बारे में क्या टैक्सेस होंगे, नहीं होंगे, इनके बारे में 286 में प्रोविजन किया गया। 287 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 287 में प्रोविजन किया गया एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पर करों से छूट। एक तो ये आर्टिकल 287 और नेक्स्ट आर्टिकल 288, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों पे टैक्सेशन पे छूट की बात की गई है। यहां 287 में वो टैक्सेस हैं, 287 में जैसे स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी सेंटर ले रहा है रेलवे के पर्पज से। अब रेलवे की लाइनें जितनी भी हैं देश भर में, सबका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, विद्युतीकरण हो गया, तो ऐसे पे सेंटर की पर्पज के लिए ले रहा है या आर्मी एरियाज के लिए ले रहा है या एयरपोर्ट के लिए ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट से सेंटर ले रहा है, तो उन पे अलग से कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। और 288 में है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है। इसीलिए पहले अरविंद केजरीवाल ने, बाद में राजस्थान में अशोक गहलोत ने और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कि हम 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे, इतने तक का पानी का फ्री देंगे, ये उसका सब्जेक्ट है 288 में। तो 287 में जितनी भी ऐसे रेल की लाइनें हैं, आर्मी एरियाज, इस तरह के, यानी सेंटर के जो प्रोजेक्ट हैं 287, उसमें विद्युत पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा स्टेट के द्वारा। और 288 में है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। 287 था वो तो सेंटर के बारे में था, जो सेंटर का ऐसा जैसे रेलवे है, आर्मी एरिया है और
अभी नेशनल हाईवेज पे जो लाइटें लगी हुई हैं उन पे टैक्सेस से छूट की बात थी। ये इसके अलावा जो मामले हैं उनमें टैक्सेस की छूट की बात यहाँ पे की गई है, यानी राज्य चाहे तो अपने राज्य में इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे छूट दे सकता है, जैसे मैंने अभी आपको अरविंद केजरीवाल का और अशोक गहलोत का एग्जाम्पल दिया। स्टेट लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट लिस्ट में एक बार स्टेट लिस्ट देखना जरा, 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट निकालो, इसकी एंट्री नंबर 53 देखो, 53 स्टेट लिस्ट का एंट्री इलेक्ट्रिसिटी है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट की कौन से नंबर की एंट्री है, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लिस्ट की 53 नंबर की एंट्री है। और कॉन्करेंट लिस्ट में देखो 38, कॉन्करेंट लिस्ट में 38 देखिए, तो वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो यहां पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, जो यहाँ पे 87 और 88 दोनों में दिया हुआ है। इसके बाद में 289 एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, ये इसके साथ में लिख लो आर्टिकल 285। ये 285 का वाइस वर्सा है। जो बात यहां आर्टिकल 285 में हम कर रहे थे वही बात यहां 289 में की गई है। यहां पे स्टेट टैक्स नहीं लगा रहा है और यहां पे सेंटर टैक्स नहीं लगाएगा, ये ध्यान में रखना। 289 में प्रोविजन किया गया है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यानी कोई भी स्टेट की प्रॉपर्टी है उस पे यूनियन टैक्स नहीं लगाएगा और यूनियन की प्रॉपर्टी पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा। यूनियन की प्रॉपर्टी पे स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा 285, स्टेट की प्रॉपर्टी पे यूनियन टैक्स नहीं लगाएगा 289। ये प्रोविजंस हमें ध्यान में रखने। इसके बाद में 290 एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस, कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन, इसके बारे में आर्टिकल 290 में प्रोविजन किया गया है। 290 में कुछ ऐसे खर्चे जो किए जाएंगे और पेंशन से संबंधित जो मामले हैं 290 देखिएगा कि जहां तक संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, किसके लिए, कोर्ट या कमीशन, उनके व्यय के अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के क्राउन के अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवाएं की हैं, संदेह पेंशन भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पे भारित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पेंशन दी जाती है क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित है? बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित है, ऐसा आर्टिकल 290 में कहा गया है। इसके बाद में और ऐसे में कोई डिस्प्यूट हो जाए, इसका प्रोविजन दे रखा बी के बाद में इसका प्रोविजन है, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, यानी जो राज्य की संचित निधि और भारत की संचित निधि और अन्य राज्य की संचित निधि पर व्यय पेंशन के संबंध में उतना अंश दान जितना करार पाया जाए। ये होता है ना कि इतना रेशियो में सेंटर देगा और इतने के रेशियो में स्टेट पेंशन का अमाउंट देगा, उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा? तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा और वो उसका जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा। ये 290 में प्रोविजन है। इसके बाद में 290A एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवस्थान बोर्ड, कुछ देवस्थान निधियों का वार्षिक संदाय, यानी जो देवस्थान विभाग की जो संपत्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि कुछ देवस्थान विभाग की संपत्तियां हैं उनको लेकर के जो प्रोविजन है ये यहाँ पर 290A में किए गए। 290A में है कि प्रत्येक वर्ष 46,50,000 रुपए की राशि ये केरला राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी। उस निधि में से तिरुवांकुर देवस्थान निधि को संदत की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 13,50,000 रुपए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से 1 नवंबर 1956 को उस राज्य की तिरुवांकुर कोच्चि राज्य को
से अंतरित राज्य क्षेत्र में हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए राज्य देवस्थान निधि को संदर्भित की जाएगी। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, ये देवस्थान बोर्ड से रिलेटेड 290A है, ये केरला और तमिलनाडु स्टेट के जो देवस्थान बोर्ड है उनसे रिलेटेड राशि का प्रावधान किया गया। 291 भले ही अभी रिपील हो चुका है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 291 ये राजाओं की प्रीवी पर्स जो खत्म की गई उससे संबंधित है। जितना भी राजा महाराजा थे 291 में प्रीवी पर्स सम ऑफ रूलर्स, शासकों की निजी थैली की राशि, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1971 में इसको रिपील कर दिया गया। तो ये 82 से लेकर के 91 तक मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन है। इनको हमने आज की क्लास में इस डिस्कशन में हमने इनको डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे के प्रोविजन, यहां तक हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो 264 से 300A में है, तो इसका चैप्टर 1 जो फाइनेंस इस हेडिंग से 264 से 291, तो ये 264 से 291 यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिर इसका नेक्स्ट डिस्कशन में सेकंड चैप्टर जो बोरोइंग पावर्स का है और थर्ड चैप्टर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लायबिलिटी ऑब्लिगेशन एंड सूट्स का है। इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।